वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इस चैप्टर में हम जर्नल बुक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल में हम पूरी जर्नल बुक को पढ़ेंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये विनती रहेगी कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपकी बेसिक्स को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ ना आए तो आप किसी और चैनल से पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, जहां से समझ में आए वहां से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर की एक एक एंट्री आपको आनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आपके सिलेबस में सबसे बड़ा कोई चैप्टर है तो वो यही है, जनरल। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम जर्नल बुक को पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम किसको पढ़ेंगे? जर्नल बुक को। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि जर्नल ओरिजिनल एंट्री की वो बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। जिसमें ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किसमें? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लिखेंगे जर्नल, जर्नल इज अ बुक, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transaction are firstly recorded, are firstly recorded in a chronological order, in a chronological order। अब आप कहेंगे कि भैया ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? तो हम जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन्स को, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। यानी ट्रांजेक्शन को हम सेम डे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जर्नल बुक में। हम जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन को सेम डे रिकॉर्ड करते हैं, वो भी डेट वाइज। रोज की ट्रांजेक्शन्स को हम रोज रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन जर्नल बुक को डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी कहा जाता है। डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी कहा जाता है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि हम रोज की ट्रांजेक्शन्स को रोज रिकॉर्ड करते हैं, डेली बेसिस पर हम इसको बना रहे होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्मॉल बिजनेस है, अगर एक स्मॉल बिजनेस है, छोटा व्यापार है, तो उसकी रोज की जो लेन-देन है वो भी बहुत कम होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम होंगे। तो उस केस में हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा बिजनेस है, एक लार्ज बिजनेस है, तो उस बिजनेस की डेली की जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो भी ज्यादा होंगी। तो उस केस में हम जर्नल बुक को कई सारी बुक्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, जिन बुक्स को हम सब जर्नल्स या सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं। सब्सिडी बुक्स की संख्या 8 होती है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। हमारी 8 सब्सिडी बुक्स होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक्स, बिल पेबल्स बुक, बिल रिसीवेबल्स बुक और जर्नल प्रॉपर। तो ये 8 सब्सिडी बुक्स होती हैं। बेसिकली हम एक सेपरेट ट्रांजेक्शन को सेपरेट बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सेपरेट ट्रांजेक्शन को सेपरेट बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अगर क्रेडिट परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मींस हम एक सेपरेट ट्रांजेक्शन को सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और इसीलिए सब्सिडी बुक्स को स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहा जाता है। इसलिए सब्सिडी बुक्स को स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर में सब्सिडियरी बुक्स को नहीं पढ़ने वाले। हम इस चैप्टर में जर्नल बुक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए एक बड़ा बिजनेस है, एक लार्ज बिजनेस है, तो उसकी डेली की जो ट्रांजेक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी ज्यादा होंगे।
तो उस बिजनेसमैन को सब्सिडी बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो अगर बड़ा बिजनेस है तो बिजनेसमैन सब्सिडी बुक्स को मेंटेन करे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन ऑल दी सब्सिडी बुक्स। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर वो चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर वो बिजनेसमैन सारी की सारी ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करता है तो उसकी जर्नल बुक बस थोड़ी सी पेचीदी हो जाएगी, जर्नल बुक थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ा बिजनेस है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो सब्सिडी बुक्स को मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब एक बार एक बार ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उस ट्रांजेक्शन को लेजर अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। एक बार जब हम ट्रांजेक्शन को लेजर बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस ट्रांजेक्शन को लेजर अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस जब मैं बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बिजनेसमैन जर्नल बुक को प्रिपेयर करे ही, ये भी जरूरी नहीं है। बिजनेसमैन चाहे तो ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली भी लीजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। तो जर्नल बुक बनाना भी जरूरी नहीं है। अब जैसे ही मैंने ये कहा तो आपके मन में दो सवाल आते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा आपके मन में दो सवाल आए। पहला कि भैया जब सब्सिडी बुक्स बनाना जरूरी नहीं है, जर्नल बुक बनाना जरूरी नहीं है, तो जब सब्सिडी बुक्स और जर्नल बुक बनाना जरूरी ही नहीं है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि भैया आपने शुरू में कहा कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक तरफ आपने शुरू में कहा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सवाल ये है कि अगर जर्नल बुक को बनाना जरूरी ही नहीं है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? तो सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आपके डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इस चैप्टर में क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शंस आप इस चैप्टर में करने वाले हैं कि आपका डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहले सवाल का जवाब ये है कि मैंने सिर्फ ये कहा कि जर्नल बुक को बनाना मैंडेटरी नहीं है, यही कहा। लेकिन प्रत्येक बिजनेसमैन के लिए जर्नल बुक बनाना जरूरी बन जाता है। अब आप कहोगे क्यों? प्रत्येक बिजनेसमैन के लिए जर्नल बुक बनाना जरूरी क्यों बन जाता है? तो वो इसलिए कि जर्नल बुक बनाने से एंट्री में होने वाली गलती के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जर्नल बुक को डेली बेसिस पर मेंटेन करते हैं, ट्रांजेक्शन को सेम डे रिकॉर्ड करते हैं, रोज की ट्रांजेक्शन को हम रोज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। एक गलती तो तब होगी जब हम सारी ट्रांजेक्शन को एक साथ लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन को अगर हम रोज रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल बुक में तो गलती होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि मान लीजिए अगर किसी अकाउंट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो बिजनेसमैन के पास एक मौका है कि वो लेजर अकाउंट और जर्नल बुक उन दोनों को आपस में मैच कर सकता है कि लेजर अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है उसमें कोई गलती तो नहीं है, अमाउंट गलत तो नहीं रिकॉर्ड हो गया, पार्टी का नेम। तो जर्नल बुक ये मौका देती है बिजनेसमैन को कि वो एक बार चेक कर सकता है। तो इसलिए जर्नल बुक जो है हमारे लिए पढ़ना जरूरी है और वो प्रत्येक बिजनेसमैन के लिए बनाना भी जरूरी बन जाता है। ठीक है, दोनों सवाल के जवाब मिलते हैं। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की, जर्नल बुक का
फॉर्मेट क्या है। तो अगर फॉर्मेट की बात करें, चलो ये क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया, इसको हटा दें। फॉर्मेट की बात की जाए, अगर हम फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है डेट का कॉलम। सबसे पहले आता है भाई डेट का कॉलम, ठीक है। सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, उसके बाद एक पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स के बाद डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का, उसके बाद एक कॉलम लेजर फॉल्यू का आता है, फिर एक कॉलम डेबिट अमाउंट का और एक कॉलम क्रेडिट अमाउंट का, ठीक है। एक कॉलम डेबिट अमाउंट का और एक कॉलम क्रेडिट अमाउंट का। तो ये 5 कॉलम हमारे पास जर्नल जर्नल बुक के फॉर्मेट में हमारे पास ये 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। ये हुआ आपकी डेट का, ये होता है पर्टिकुलर्स का, ये लेजर फॉल्यू का, बेसिकली इसको शॉर्ट में एल एफ लिख सकते हैं, एल एफ लिख सकते हैं। ये हमारा डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। ये हमारा डेबिट अमाउंट का कॉलम और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो पॉइंट्स आपके लिए जानना जरूरी है, तो एक एक पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फॉल्यू, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप अपनी पुस्तक में, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, अच्छा मैं चाह रहा हूं कि कुछ देर हम फॉर्मेट पर ही बात करें, कुछ देर हम फॉर्मेट पर ही बात करें। ये आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि पहला कॉलम हमारा आता है डेट का, तो हम इसमें ट्रांजेक्शन डेट ही डालेंगे, हम इसमें ट्रांजेक्शन डेट ही डालेंगे, लेकिन कंप्लीट डेट जो है वो सिर्फ पहली बार ही डाली डाली जाती है। आप सिर्फ पहली बार कंप्लीट डेट डालेंगे। उसके बाद उसके बाद जब तक जब तक मंथ और ईयर चेंज नहीं हो जाती, आप बार बार मंथ और ईयर को रिपीट नहीं करेंगे। अगर सिर्फ डेट चेंज हो रही है तो आप सिर्फ डेट डालेंगे ना, बार बार मंथ और ईयर को रिपीट क्यों करेंगे? सीधा सा लॉजिक है। अगर महीना और साल बदलता है तब आप उसको डालेंगे, तब आप कंप्लीट डेट डालेंगे। उसके बाद जब तक फिर दोबारा मंथ और ईयर चेंज नहीं होती है, आप दोबारा पूरी डेट नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई भी ट्रांजेक्शन है, एक एक जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 की है, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2025 की आप सिर्फ पहले एक बार डेट डालेंगे, फुल डेट एक बार डालेंगे। अगर उसके बाद मैं कह रहा हूँ 10 जनवरी की, कोई अगर कोई 10 जनवरी की ट्रांजेक्शन है तो महीना भी वही है, साल भी वही है, तो आप उसको दोबारा क्यों डालेंगे? उसके बाद अगर 16 जनवरी की कोई ट्रांजेक्शन है तो आप सिर्फ डेट लिख देंगे ट्रांजेक्शन की, आपको बार बार मंथ और ईयर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर्स की बात की जाए, पर्टिकुलर्स की बात की जाए तो पर्टिकुलर्स में डेबिट क्रेडिट अमाउंट का नेम लिखा जाता है। जिस अकाउंट को डेबिट करना है, जिस अमाउंट को क्रेडिट करना है, तो हम यहाँ पर वो नेम लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली जिस अकाउंट को डेबिट किया जाता है उसे हम ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं, उसे हम ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं। और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसे हम नीचे, अच्छा, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसे हम ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं और लास्ट में हम डीआर वर्ड लिख देते हैं, ताकि डीआर वर्ड लिख देते हैं यानी डेबिट। तो ये डेबिट को डिनोट करता है, ठीक है। और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसे हम नीचे वाली लाइन में लिखते हैं टू लगाकर, क्या लगाकर? टू लगाकर लिखते हैं, क्या लगाकर लिखते हैं? टू लगाकर। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है, ये मैंने स्पेस छोड़ा है।
तो थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ पर जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब स्पेस छोड़ने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है ताकि इन दोनों में अंतर बना रहे, बाकी कोई इसमें लॉजिक नहीं है जगह छोड़ने का, ठीक है। तो जिस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है वो लिख दिया। डेबिट क्रेडिट अकाउंट के नीचे एक नरेशन लिखा जाता है। नरेशन क्या? नरेशन जो ट्रांजैक्शन आपने लिखी, जो एंट्री आपने रिकॉर्ड की है, जिस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया है, उसका एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, बेसिकली एक लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है ताकि वो पता रहे कि ट्रांजेक्शन में खरीदा गया है, क्या बेचा गया है, किसको बेचा है, किससे खरीदा है। तो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होता है नरेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर नीचे आप नरेशन लिखो, यहाँ पर नरेशन लिखा जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पर नरेशन लिखा जाता है, एंट्री कंप्लीट, आप यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट अमाउंट, यहाँ पर डेबिट अमाउंट आएगा और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आएगा। आपको ये भी थोड़ा नीचे लिखना है, इस क्रेडिट अमाउंट इसके सामने यहाँ पर नहीं लिखना है, आप इसके सामने नहीं लिखेंगे, इसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे यहाँ, ठीक है। फिर डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स आपको लिखना है। मैं फॉर्मेट हटा दे रहा हूँ। पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम के रूल नहीं आते हैं, आपको डबल एंट्री सिस्टम के रूल नहीं आते हैं, आपने डबल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़ा है, आपको पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के रूल नहीं याद है, नहीं आपने पढ़े हैं, तो आप इस चैप्टर को स्किप कर दें, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ा जो रोल है वो डबल एंट्री सिस्टम का ही है। उसी बेस पर हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने एक आधे घंटे की डबल एंट्री सिस्टम की क्लास ली है, आप चाहें तो वहां से क्लास ले सकते हैं, रूल पढ़ सकते हैं। अगर आपको उस क्लास से समझ नहीं आते हैं तो किसी और की क्लास लेकर आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन आपको डबल एंट्री सिस्टम के रूल आने चाहिए। पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल आपको पता होना चाहिए, तीनों अकाउंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिसने मेरी क्लास ली है डबल एंट्री सिस्टम आधे घंटे वाली क्लास ले चुके हैं, वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट डालेंगे, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट डालेंगे। पहला पॉइंट है कि पर्सनल अकाउंट के बाद, पर्सनल अकाउंट के बाद अकाउंट वर्ड नहीं लगाया जाता है। पर्सनल अकाउंट के बाद बेसिकली जब किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे विनोद अकाउंट, जैसे श्याम्स अकाउंट, तो ये आप जब लिखेंगे तो सिर्फ विनोद का और श्याम का नाम लिखेंगे, अकाउंट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ये पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? किसी भी पर्सनल अकाउंट है ना, किसी भी पर्सनल अकाउंट, किसी भी पर्सनल अकाउंट के बाद आपको अकाउंट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के बाद आपको अकाउंट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट परचेज अकाउंट, दूसरा पॉइंट है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। भाई नॉमिनल अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? सारे खर्चों को हमें डेबिट करना होता है, और परचेज क्या खर्चा ही तो है। भाई परचेज क्या है? आप बिना खर्चा के ही कुछ खरीद सकते हैं? नहीं। तो परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट खर्चों को डेबिट करता है और परचेज अकाउंट हमारा खर्चा ही है, ठीक है। तो परचेज को हम डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, so it is
debited, so it is debited with the name of purchase account, with the name of purchase account, with the name of purchase account instead of goods account. परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको डेबिट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? इसको डेबिट किया जाता है, वो भी परचेज अकाउंट के नाम से। किस नाम से? परचेज अकाउंट के नाम से, ना कि गुड्स के अकाउंट से, गुड्स के नाम से। ठीक है, परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको डेबिट किया जाएगा, वो भी परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे, ना कि गुड्स अकाउंट के नाम से या फिर स्टॉक अकाउंट्स के नाम से। किस नाम से आप डेबिट करेंगे? परचेज अकाउंट के नाम से। ठीक है, मेरी एक छोटी बहन का कमेंट में एक डाउट आया था कि जैसे एक ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद सामान खरीदा, तो डाउट ये था कि अगर नगद सामान खरीदा है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम स्टॉक को इंक्रीज कर रहे थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम स्टॉक को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जर्नल में वही ट्रांजेक्शन अगर जर्नल में है तो हम परचेज अकाउंट लिखेंगे, तब हम वहां पर स्टॉक अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे होते हैं? हम जर्नल में स्टॉक अकाउंट क्यों नहीं लिखते हैं? डाउट ये था कि सेम ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में हम स्टॉक को इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन जर्नल में हम परचेज अकाउंट लिख रहे हैं, हम स्टॉक अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे या गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे? तो इसका आंसर ये है, इसका जवाब ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो अप नहीं कर रहे थे, हम डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम को यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि एक्सपेंसेस को डेबिट, और परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस ही है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद आता है सेल्स अकाउंट, इसके बाद आता है सेल्स अकाउंट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट ये भी कहता है कि इनकम को क्रेडिट करना है। और क्या सेल्स हमारी इनकम नहीं है? देखो, सेल्स हमारी इनकम नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई, सेल्स भी तो हमारी इनकम है। तो सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो इट इज credited, it is credited with the name of sales account, with the name of sales account। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट या फिर, ठीक है, सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जिसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, किस नाम से? सेल्स अकाउंट के नाम से हम उसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट के नाम से हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद दो पॉइंट और हैं, इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, और वो दोनों पॉइंट आप इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। 2 पॉइंट और हैं जिन्हें आप इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। कौन से दोनों पॉइंट हैं? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट है, परचेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट है, और इसको हम क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न हमारी परचेज को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है भैया, हमारे परचेज को कम कर रहा है, परचेज को कम कर रहा है मींस एक्सपेंस को कम कर रहा है, और एक्सपेंस को कम कर रहा है तो हम यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे। परचेज रिटर्न इज अ नॉमिनल अकाउंट, और इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इट रिड्यूस, बिकॉज इट रिड्यूस्ड
परचेजेस क्या कम कर रहा है, ये हमारी परचेज को कम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स सेल्स रिटर्न अच्छा, सेल्स रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है और इसको हम डेबिट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। इसको डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे सेल को कम कर रहा है। ये हमारी सेल यानी कि इनकम, और इनकम को कम कर रहा है, हमारी इनकम को कम कर दे रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे। ये क्या कर रहा है, ये हमारी इनकम को कम कर रहा है, रिड्यूस्ड इनकम, ये हमारी इनकम को कम कर रहा है, ये हमारी इनकम को कम कर रहा है। तो ये 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो आपको इनके रिस्पेक्ट में ही पढ़ना था। बाकी एक चीज और में थ्योरी में बचती है, बाकी कल से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। कल से हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं और लगातार हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और जीरो से हम उस लेवल तक जाएंगे जिस लेवल तक इस चैप्टर में क्वेश्चंस बनते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हम बहुत इजी तरीके से उसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी और बताना है, इसको बता दें। चलो, एक चीज और आपने ध्यान रखना है, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, क्या कि आपको ये समझ नहीं आता, कई बार मुझे जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। भाई, एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ये आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ये आप पहचानेंगे, ये आप पहचानेंगे सेलर या परचेजर के नेम से, है ना, नेम से। ठीक, सेलर परचेजर के आप नेम से पहचानेंगे। ठीक, सेलर परचेजर के नेम से आप ये पहचान, देखो, अगर नेम अगर नेम अगर सेलर या परचेजर का नेम दिया हुआ है, ठीक है, अगर सेलर या परचेजर का नेम आपको दिया हुआ है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वो कैसी ट्रांजैक्शन है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर सेलर परचेजर का नेम नहीं दिया गया है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। वो कैसी ट्रांजैक्शन, वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन है। अगर अगर आपको कैश लिखा हुआ मिले, तो भाई कैश लिखा हुआ है तो फिर तो वो कैश ट्रांजैक्शन है ही। भाई कैश लिखा हुआ है, गुड सोल्ड फॉर कैश, भाई नकद बेचा है, कैश लिखा हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन आप उसको मानेंगे ही। अगर मान लो अगर मान लो कि आपके सामने ट्रांजैक्शन में भाई कैश लिखा हुआ भी है, कैश भी लिखा हुआ है और आपको सेलर परचेजर का नेम भी दिया हुआ है, तब तब आप उस ट्रांजैक्शन को कैश मानेंगे। क्या क्या कंसिडर करेंगे, कैश। ठीक है, अगर सेलर या परचेजर का अगर सेलर या परचेजर का नेम दिया हुआ है तो आप उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, तब आप उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। अगर अगर सेलर या परचेजर का नेम नहीं गिवन है तो आप उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। अगर कैश लिखा हुआ है फिर तो वो कैश है ही। अगर ट्रांजैक्शन में कैश भी लिखा हुआ है, पार्टी का नेम भी दिया हुआ है, तब आप उसको कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। कल से हम न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं तो इसका रिवीजन करेंगे।
बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा स्कोर करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। स्कोर सिर्फ आपके एक रिपोर्ट कार्ड को, स्कोर सिर्फ आपके रिपोर्ट कार्ड को दिखाएगा। बाकी अच्छा स्कोर तो आपको लाना ही है और एक अच्छा इंसान भी बनना है, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ी ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।